हमारे साथ हैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, जिन पर है सीमा पर किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने का जिम्मा, दुश्मन को धूल चटाने और सबक सिखाने का जिम्मा, ताकि देशवासी चैन की नींद सो सके। सर, सबसे पहले बात करते हैं वायु शक्ति पर। 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं सर, और इस बार वायु शक्ति जो है 2 साल में होता है सर। इस बार 2019 के बाद हो रहा है सर। तो लाइव जो है आपको रफाल से जो है माइका फायर किया जाएंगे, मिसाइल किए जाएंगे, तेजस से R-73 होगा सर। तो एक अपनी तैयारियों को परखा जा रहा है सर। बिल्कुल, ये एक मौका मिलता है हमें हर 2 या 3 साल में एक बार, जब भारतीय वायुसेना के हर एक कॉम्बैटेंट जो जहाज हैं उनको अपनी क्षमता दर्शाने की ये एक अवसर है। आमतौर पे रोज़ कहीं ना कहीं हमारे एयरफोर्स पायलट्स रेंजेस पे फायरिंग प्रैक्टिस करते हैं, पर ऐसे मौके पे क्या होता है कि फुल स्पेक्ट्रम जो है, छोटे RPA से लेके हेलीकॉप्टर से लेके फाइटर एयरक्राफ्ट, हर तरह के वेपनरी एक जगह पे आपको प्रदर्शन करेंगे कि आने वाले अभी 2 घंटों में किस तरह लगभग 40 से 50 टन वेपन लोड एक्यूरेसी एंड ऑन टाइम डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन इस बार जिस स्केल में हो रहा है वायु शक्ति सर, इसके मायने कुछ अलग लग रहे हैं। क्या वायु शक्ति के जरिए पड़ोसी जो देश हैं उनको भी एक संदेश देने की कोशिश है सर? पहले तो वायु शक्ति है हमें खुद के लिए आश्वासन और हमारे भारतवासियों को आश्वासन देने के लिए कि भारतीय वायुसेना एक सशक्त और कामयाब एयरफोर्स है, और ये दर्शाना चाहते हैं कि किस तरह अलग अलग बेसेस से टेक ऑफ करते हुए जहाज सिंक्रोनाइजेशन के साथ अपनी एक लक्ष्य पे, एक टारगेट पे ऑन टाइम वेपन लोड ड्रॉप कर सके। तो ये खुद के लिए आश्वासन देना चाहते हैं कि हाउ कैपेबल वी आर। सर, बीते 1 दशक की बात करें तो वायुसेना बिल्कुल नई हो गई है। अब हमारे पास रफाल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, देसी तेजस भी है जिस पे आपने खुद भी फ्लाई किया है। तो आज की जो बदलती हुई स्थिति है भारतीय वायुसेना की ताकत को सर आप कैसे देखते हैं सर? आप हमें ये भारतीय वायुसेना को हमेशा तैयार और सक्षम रखने की बहुत ही ज़रूरी होता है ये, क्योंकि फायर पावर डिलीवरी जो होता है, ऑफेंसिव एक्शन, स्केलेबिलिटी जो कहते हैं, ये सब हमारे कोर कॉम्पिटेंसीज हैं भारतीय वायुसेना के। और इसको हमेशा, जैसे कहते हैं, टू कीप द स्वॉर्ड शार्प, हमें हमेशा नए टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन करना चाहिए, नए सिस्टम्स को शामिल करना चाहिए, और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या नई सिस्टम आती है उस पर लगातार ट्रेनिंग भी चलनी चाहिए। तो ओवरऑल हमारा प्रयास ये है कि वी आर ऑलवेज रेडी टू टेक ऑन एनी चैलेंज 24/7। यह भी दिख रहा है कि भारतीय वायुसेना, जैसे आपने खुद भी कहा सर, कि हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। मगर आपकी निगाह में सर सबसे बड़ी चुनौती किधर से है और किस तरह की है सर चैलेंजेस? फिलहाल ये है, आपको पता है कि जैसे ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट से हमें जो लेसन्स हम सीख रहे हैं, सबक से सीख रहे हैं कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन, प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चलेगा तो उसके लिए हमें ज़्यादातर फोर्स प्रिजर्व करना चाहिए, रिसोर्सेज की और ज़रूरत होगी हमें लगातार। इसके लिए हम ये देखते हैं कि कोई दूसरा देश हमें शायद सहायता नहीं करेगा, इसमें हमें आत्मनिर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो फ्यूचर प्रोक्योरमेंट्स है, फ्यूचर चाहे टेक्नोलॉजी हो, सिस्टम्स हो, ये सब भारत में निर्मित सिस्टम्स है, उन्हीं को शामिल करने का हमारा आगे का लक्ष्य है। तो स्वदेशी पर बहुत ज़्यादा जोर है, आत्मनिर्भरता पर बहुत ज़्यादा जोर है सर, है? तो वायुसेना इस दिशा में कहाँ तक आगे बढ़ी है सर? हर एक क्षेत्र में देखिए, पहले तो हवाई जहाज को लेके LCA आपने अभी जिक्र किया, उसके बारे में 40 LCA हमारे ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं और 200 ऑर्डर पे हैं। तो आने वाले 21 दशक के अंदर LCA Mark 1 की पूरी तरह से इंडक्शन हो जाएगी। उसके बाद LCA Mark 2, AMCA, AMCA आने वाले दशक में 2032 से 35 के दरमियान इन सारे जहाज़ों को इंडियन एयरफोर्स में भारी संख्या में इंडक्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295, आपने सुना होगा, ये पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो भारत में निर्मित होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट
56 एयरक्राफ्ट का था, जिसमें 16 जहाज़ बाहर से बन के आए, बाकी 40 जहाज़ हिंदुस्तान में निर्मित होंगे। अभी हेलीकॉप्टर्स को लीजिए, अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड इंडक्ट हो चुका है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के नए वर्जन्स इंडक्ट हो रहे हैं, इंडियन मीडियम रेंज हेलीकॉप्टर आने वाले दशक में इंडक्ट होंगे। ग्राउंड सिस्टम्स को लीजिए, तकरीबन 70% रेडार्स, सरफेस टू गाइडेड वेपन्स सब भारत में निर्मित है। पूरा मतलब चीन सर अक्सर अपनी रक्षा तैयारियों को चीन और भारत से जोड़कर देखा जाता है। यह भी कहा जाता है कि अगर एक साथ दोनों मोर्चे पर आ गए तो फिर क्या होगा। इसको आप किस तरह देखते हैं सर? हमारा प्रयास रहता है कि हमेशा क्या थ्रेट है, कहाँ से थ्रेट आ सकता है देश के ऊपर, उसको हमेशा उसको एनालाइज करते हुए कैपेबिलिटी उसके निर्भर पे डेवलप की जाती है। तो अगर इंडियन एयरफोर्स की ये खासियत है कि एयर पावर की खासियत है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी है, रैपिड रीडिप्लॉयमेंट हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स हो सकता है। तो अगर थ्रेट किसी भी दिशा से प्रकट हो सकता है तो हमारा इमीडिएट रिस्पांस ये कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टेलिंग रिस्पांस, क्योंकि हमारी ये काबिलियत है, वी कैन क्विकली शिफ्ट फोर्सेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर। दोनों एक साथ आ भी जाए तो अगर आ सके तो डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट हम उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन जब चीन के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ईस्टर्न लद्दाख में सर, पहली बार देखने को आया, आर्मी ने भी इस चीज़ को कहा कि हम डिप्लॉय हो पाए वहाँ पर, चीन को जवाब दे पाए हैं, तो उसमें एयरफोर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जिस तरह से तुरंत आपने मूव किया ऑलरेडी और सब पूरी तैयारी अपनी सब कुछ। ये पिछले 4 सालों में जब से हम डिप्लॉयड हैं ईस्टर्न लद्दाख में, हमने बहुत सबक सीखे हैं कि किस तरह हाई ऑल्टीट्यूड में उस टेरेन में डिप्लॉय करना चाहिए। इसमें हमें आर्मी और आईटीबीपी से बहुत सहायता मिली है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिला है, उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल करने को मिले हैं। हमारी ट्रेनिंग में काफ़ी परिवर्तन लाया गया है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग को उस ऑल्टीट्यूड में लगातार ऑपरेट करने के लिए, उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, उनके लिए भी अलग किस्म की ट्रेनिंग चाहिए। तो ये पिछले 3-4 सालों में हमने प्रशिक्षण प्रणाली को बहुत बढ़ावा दिया है, मैन और मशीन दोनों को एडेप्टेबल बनाया है ताकि उस ऑल्टीट्यूड में सस्टेन्ड ऑपरेशंस चलते रहें। सर ये भी देखने के दुनिया की बात करें तो कई तरह के युद्ध दिख रही है। रूस और यूक्रेन के अलावे भी अगर बात करें तो पश्चिम एशिया में कई सारे नए मोर्चे खुल रहे हैं। हमास ने जिस तरह से इजराइल पर अचानक हमला किया सर, उसको भी देखने की ज़रूरत है सर। इन सब को देखते हुए भारत की तैयारी सर क्या होनी चाहिए, किस तरह रहनी चाहिए सर? पहले तो हमें जो ISR कैपेबिलिटीज़ होती है, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉग्निशंस कैपेबिलिटी, इस पे भारी जोर देना पड़ता है ताकि कोई भी आने वाला थ्रेट हमारी नज़रों से छूट ना जाए। उसको थ्रेट जब हमें महसूस होता है कि कहाँ से थ्रेट होने वाला है, तो उसके डिपेंडिंग ऑन व्हाट द थ्रेट, व्हाट डायरेक्शन, व्हाट इज़ द फोर्स लेवल, हमारा रिस्पांस उतना ही अडेप्टेबल होता है और स्केलेबल भी हो सकता है। तो ये जो इजराइल हमास युद्ध को लेते हुए हमने ये देखा है कि जो सेंसर टू शूटर साइकिल है उसको मिनिमम रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही कोई थ्रेट पिकअप होता है उसको टैकल, उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें इंडियन एयरफोर्स विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एवरी टाइम। क्योंकि हमारा भी बॉर्डर कहे तो बहुत वोलेटाइल है, पास पड़ोस जैसा बताने की ज़रूरत नहीं है, एक आतंक के गढ़ कहा जाता है। तो वायुसेना को भी इसको लगता है कि बहुत कुछ लेसन सीखे होंगे सर। जी हाँ, ये लेसन्स तो हम हमेशा सीखते रहते हैं। ये इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस। जब भी कहीं से कोई भी लेसन हम सबक मिलता है तो उसको हम हमारे डॉक्ट्रिन और हमारे ट्रेनिंग फिलॉसफी में इमीडिएटली शामिल करते हैं, और हमारी ट्रेनिंग प्रणाली भी चेंज होती रहती है। तो सर इस तरह के कोई भी क्राइसिस होता है सर, तो वायुसेना का रिएक्शन समय कितना होता है सर लगभग? मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि ज़रूरत से कम ही रिएक्शन टाइम में हम रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब भारतीय वायुसेना हमेशा कह सकते हैं ये तैयार है सारी चीज़ों के लिए, किसी भी तरह के क्राइसिस हो तो। बिल्कुल, जो डिफेंस ऑफ द नेशन के लिए हम वैसे भी आमतौर पे 24/7 हम अलर्ट पे रहते हैं, और अगर कोई ऑफेंसिव एक्शन की ज़रूरत पड़े
तो बिल्कुल कम से कम समय में हम तैयार रहेंगे। बालाकोट के जरिए एक मैसेज दिया, मतलब एयरफोर्स की ताकत जो है निकल के सामने आई सर, देश गर्व हुआ सर ऑलरेडी स्ट्राइक के जरिए से। तो ये भी एक उदाहरण था कि हाउ द एयर पावर कैन बी यूज्ड इन ऑल लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चाहे फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो या नो वॉर नो पीस सिचुएशन हो, या किसी भी सिचुएशन में एयर पावर का कैसे इस्तेमाल हो सकता है विदाउट एस्केलेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण था। सर ये भी अच्छी बात देखनी है कि भारतीय वायुसेना में महिलाओं को सर बराबरी के मौके दिए जा रहे हैं, लगातार उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं सर। तो क्या इससे एयरफोर्स की बात करें तो उसके जो वर्क कल्चर जो है, एफिशिएंसी जो है, उस पर कुछ असर पड़ा है सर? क्योंकि आज महिलाएं जो एयरफोर्स में फाइटर पायलट से लेकर हेलीकॉप्टर सब कुछ फ्लाई कर रही है सर। एयरफोर्स जो है ना एक टेक्नोलॉजी निर्मित सर्विस है और स्किल बेस्ड सर्विस है। इस मशीन को चलाने के लिए ये मशीन नहीं जानता है कि ऑपरेटर महिला है या पुरुष है। इट इज़ बेसिकली हाउ यू डेवलप द स्किल। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जिस भी क्षेत्र में महिलाओं ने भाग लिया है इंडियन एयरफोर्स में, जिस भी ब्रांच में सर्विस की है, दे हैव एक्सेल्ड इन एवरी फील्ड एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर वुमेन ज्वाइनिंग द इंडियन एयरफोर्स। सर इधर सेना में सर बहुत कुछ भारतीयकरण की बात हो रही है सर, कॉलोनियल सिस्टम को ये करने की बात हो रही है सर। एयरफोर्स का भी झंडा जो कुछ बदलाव हुए हैं सर, और कुछ बदलाव देखने को मिलेगा फ्यूचर में सर? कुछ सर आप लोग चेंज कर रहे हैं सर? वैसे एयरफोर्स बहुत नई सर्विस है, सिर्फ 90 साल हुए हैं, जो कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल सर्विस है। तो वैसे हमारे ज़्यादातर कॉलोनियल प्रैक्टिसेस जब से एयरफोर्स फॉर्म हुआ तब से छूट गए थे, और जहाँ पे भी बदलाव ला सकते हैं हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि बदलाव लाया जाएगा। सर दुनिया भर में युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं सर, साइबर हमले, ड्रोन, यूएवी सर नए दौर के हथियार हैं सर। तो इस बदले हुए दौर की क्या चुनौतियां हैं सर? चुनौती सबसे बड़ी ये है कि टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजी। जो कहते हैं फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस के लिए हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमारे रिसोर्सेस टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ने चाहिए, हमारी ट्रेनिंग विद न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बढ़नी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है। आप इस सोच लीजिए 3G से लेके 5G तक कितने साल लगे हैं। छोटे ड्रोन से लेके अभी जिस तरह के ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे हैं, पिछले 5-6 साल में इतना बदलाव आया है। तो वी हैव टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजी। ड्रोन भी एक नया थ्रेट है, नए तरह का थ्रेट आप देख रहे हैं सर? ये थ्रेट तो है हमेशा, बट हम थ्रेट नहीं देखते हैं, लुक इट एज ए चैलेंज कि किस तरह हम इनोवेटिव मीन्स से इस थ्रेट का सामना कर सकें। एक अंतिम सवाल कि जैसलमेर सर वीरों की धरती है सर, वीरों की धरती से वायुसेना प्रमुख जो है अपने देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम यही कहना चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना एक सक्षम, कामयाब एयरफोर्स है और भारत के इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। धन्यवाद सर एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।